हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप में से जिन भी लोगों का आज सितंबर 2024 का टैक्सेशन का पेपर था 17 सितंबर को, आई होप आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी मेरे पास आया था कि सर पेपर अच्छा गया है, एक दो पॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट लार्जली पेपर जो है वो अच्छा गया है। और क्योंकि इस बार आईसीएआई की तरफ से एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन पेपर है वो पब्लिकली आउट हो गए हैं, तो एक क्यूरियोसिटी सब में रहती है जानने की कि हमारे जो क्वेश्चंस थे वो एमसीक्यूज के वो ठीक हुए थे या नहीं हुए थे। तो चलिए जी, इस वीडियो के अंदर जो आज के पेपर में एमसीक्यूज आए थे इनकम टैक्स और जीएसटी के दोनों के, उन दोनों एमसीक्यूज को एक बार हम टेकअप करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से जिन भी लोगों के ग्रुप टू के एग्जाम्स अभी अवेटेड हैं, प्लीज कोशिश करिएगा इस वीडियो को मत देखिएगा, ग्रुप टू के पेपर दे दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। अभी इस टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करें। जिन लोगों ने सिर्फ ग्रुप वन देना था वो आज फ्री हो चुके हैं, तो आप आगे इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। पहला जो आपके पास केस सिनेरियो यहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास जीएसटी के टॉपिक से, जीएसटी से है। So Pawan was engaged in providing various services within the state of Rajasthan since May 2023. His aggregate turnover crossed the threshold limit on 4th July 2023. He applied for registration under GST on 2nd August 2023 and he got his GST registration on 10th August 2023. तो जो आपका ये डेटा है, इस डेटा के बेसिस पे ही आपका जो पहला एमसीक्यू है वो पहला एमसीक्यू पीछे दे रखा है। यहाँ पे पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गया है 4 जुलाई को और रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई कर दिया है 2 अगस्त को और इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिला है वो मिला है 10th अगस्त को। तो आपका सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू यही है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पवन इज। तो देखिए जी, आप लाइबल जो हुए थे ना, आप लाइबल हुए थे 4 जुलाई 2023 को। इस दिन आप लाइबल हुए थे। जिस दिन हम लाइबल होते हैं उसके अगले 30 दिन के अंदर-अंदर आपको आइडियली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना रहता है। तो 30 दिन कब तक चलेंगे आपके? जुलाई में आपके 31 डेज़ हैं और अगस्त और जुलाई में 31 डेज़ है जिसमें से 4 दिन तो आपके निकल गए हैं। तो जुलाई में आपके पास 31 माइनस 4 27 डेज़ हैं और अगस्त में आप 3 दिन और जोड़ दीजिए। तो आइडियली यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बाय 3rd ऑफ अगस्त। आपको 3rd ऑफ अगस्त तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन में पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है 2 अगस्त 2023 को। इस दिन आपने अप्लाई कर दिया है और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जा रहा है 10 अगस्त 2023 को। तो हमारे लिए लॉ क्या होता है? अगर एक पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है विदिन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन व्हिच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और कल को वो अगर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता है, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन व्हिच द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू हिम। तो यहाँ पे इस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ था वो जो डेट है वो आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन दिस केस शैल बी 4 जुलाई 2023, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इस केस स्टडी में आगे के जितना भी डेटा था, ये अगली 3 पैरा की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एमसीक्यू 2 के रिस्पेक्ट में है। After taking registration, Pawan started a business across India, including supply of goods also. He dispatched goods pan-India based on orders he got for the goods dealt by him. He received an order from Delhi for which he supplied taxable goods valuing rupees 45,000. Applicable rate of IGST was 12%. He also supplied certain exempted goods valuing rupees 4,000. He made one invoice for both taxable as well as exempted supply made to Delhi. He asked his tax consultant for the requirement of generation of e-way bill for this order. Tax consultant informed that the requirement of e-way bill is based on consignment value of goods supplied. तो यहाँ पे आपका जो एमसीक्यू है ना, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। तो कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर हम ये सीखते हैं कि इन केस ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स आपके टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड की जाती है, वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स। साथ के साथ हम जीएसटी की वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उन एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू को हम कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड नहीं करते। तो मेरे लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो 45,000 रुपीज़ है। इस पे 12% का जीएसटी है, तो 45,000 का जो 12% मेरे पास आएगा वो 12% इज रुपीज़ 5400। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये 50,400 आएगा। और आपने 4,000 रुपीज़ एग्जेम्प्टेड गुड्स के भी चार्ज किए, तो आपने जो टोटल बिल बनाया है वो टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी 54,400 की है। दिस इज द टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। तो कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर आपके टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू आएगी, जीएसटी के कंपोनेंट की वैल्यू आएगी, लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर विल बी 50,400। 50,400 जो है
50,400 वो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन में डेटा है वो सारा का सारा थर्ड एमसीक्यू लिए है। Even being a micro enterprise, Pawan did not receive timely payment from his customers, as a result of which he ran into severe cash crunch and eventually could not make on time payment to his suppliers. As a result, he decided to shut down his business and got placed in a software company as a senior programmer executive. While shutting down his business, he informed his tax consultant to cancel the GST registration. Tax consultant surrendered his registration online in GST portal on 25th December 2023, and his application for cancellation was approved by the proper officer on 31st October 2023. तो आपने कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन कब दी है? तो कैंसलेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपने दी है 25 अक्टूबर 2023 को, मतलब आप कैंसलेशन इस दिन से चाह रहे हैं। लेकिन आपका ऑर्डर किस दिन आया है? तो आपका कैंसलेशन का जो ऑर्डर आया है वो 31 अक्टूबर 2023 को आया है। अब हमारे पास कैंसलेशन के केस के अंदर जो फाइनल रिटर्न सबमिट की जाती है, उस फाइनल रिटर्न का टाइम लिमिट क्या होता है? हम कहते हैं जिस दिन से आप कैंसलेशन चाह रहे हैं, डेट ऑफ कैंसलेशन, या जिस दिन आपका कैंसलेशन का ऑर्डर आया है, इन दोनों में से व्हिचएवर इज लेटर, वहां से 3 महीने आप गिनते हैं। तो यहाँ पे आपकी लेटर डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2023 है, इसमें आपको प्लस 3 मंथ्स ऐड करना है, तो आप 31 जनवरी 2024 तक अपनी फाइनल रिटर्न भर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ड्यू डेट बाय विच पवन इज सपोज टू फाइल फाइनल रिटर्न अंडर जीएसटी इज। तो आपने रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन के लिए अप्लाई 25 अक्टूबर को किया था, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का ऑर्डर आया 31 अक्टूबर 2023 को है, तो आप 31 अक्टूबर 2023 से अपने 3 महीने गिनिएगा, ये आपके चलेंगे कब तक? 31 जनवरी 2024। सो योर राइट आंसर विल बी 31 जनवरी 2024। ठीक है जी। इसके बाद केस सिनारियो 2 पे भी अभी आते हैं। एक काम करते हैं, पहले जीएसटी के जो भी एमसीक्यूज हैं उनको फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स वाले एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। तो जीएसटी के एमसीक्यूज में आपके पास केस सिनारियो 4 जो है वो भी आपके पास जीएसटी के एमसीक्यूज को लेके ही है। इसके अलावा भी 2 और एमसीक्यूज थे ये जीएसटी को लेके। ट्रूथ इज गॉड, a religious trust under section 12AA of Income Tax Act 1961. He provides services by way of renting of premises within the precincts of a religious place which is exempt up to rupees. तो यहाँ पे हम 3 चीजें पढ़ा करते थे कि अगर रूम है तो आपको एग्जिम्पशन मिलती है अगर आपके चार्जेस 1000 पर डे से कम है। अगर कोई भी एरिया है, कोई भी मंडप है, कल्याण मंडप है, कोई भी यहाँ पे एरिया है, उसके रिस्पेक्ट में आपको एग्जिम्पशन मिलती है अगर आपके रेंटल्स जो होते हैं वो रेंटल्स 10,000 पर डे से कम होते हैं। और कल को यहाँ पे कोई भी शॉप है तो शॉप के रिस्पेक्ट में एग्जिम्पशन मिलती है अगर आपका रेंटल जो है वो 10,000 पर मंथ या इससे 10,000 पर मंथ से कम है। अगर एग्जैक्ट 1,000, 10,000 या 10,000 हो जाता है ना, तो फिर आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाती है, एग्जिम्पशन नहीं एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ना तो रूम के रिस्पेक्ट में बात पूछी गई है, ना शॉप के रिस्पेक्ट में बात पूछी गई है। यहाँ पे हम कह रहे हैं रिलीजियस प्लेस जो है उसके एडजॉइनिंग एरिया के अंदर प्रेमाइसेस है, उस प्रेमाइसेस को लेट आउट किया जा रहा है। कोई भी हॉल है, कल्याण मंडपम है, ये सारी चीज वाला पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आपका जो एरिया है वो लेट आउट किया जा रहा है, एग्जिम्पशन आपको मिल जाएगी अगर आपका रेंट जो है वो 9999 पर डे तक है, 9999। अगर ये रूम के ऊपर क्वेश्चन होता तो आंसर 999 है। अगर आप 999 लिख के आए तो आंसर गलत है, बिकॉज यहाँ पे रूम के बारे में बात नहीं कही गई है। यहाँ पे ओपन एरिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि वो कल्याण मंडपम में कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वो आपको रेंट पे दिया गया है। सो इफ द रेंट इज लेस देन 10,000 पर मंथ, एग्जिम्पशन आपके पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। स्मिता लिमिटेड मेड एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गारमेंट्स एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹5 लाख. The company charged Go Green cess levied by local municipal corporation amounting to ₹10,000 for this supply. तो आपके यहाँ पे सप्लाई जो है वो बेस वैल्यू आपकी 5 लाख है। एक एडिशनल आपसे टैक्स लिया गया है, सेस लिया गया है, और ये लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाती है। तो कोई भी टैक्स जो जीएसटी के लॉ में लगता है वो आपको सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना होता, लेकिन कोई भी टैक्स जो जीएसटी के लॉ के हिसाब से नहीं आता है, अदरवाइज आता है, वो आपको सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड करना है। तो उस वजह से आपको इसमें 10,000 रुपीज ऐड करने रहेंगे। अगली बात, as the customer made payment within 3 days from the date of delivery, Smita Limited provided a discount of 5,000 separately as a customer-friendly measure, even though the prior agreement was made on discount, even though no prior agreement was made on discount. तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा, इट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है वो कैसा डिस्काउंट है? इट इज अ केस ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में क्या होता है, हम सर कैसे पता चला पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट? बेटा पेमेंट जो है डिलीवरी के 3 दिन बाद हो गई है, सप्लाई ऑलरेडी पहले हो चुकी है।
इट इज नॉट अ केस ऑफ डिस्काउंट प्री सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट इज अ केस ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट तभी मिलती है जब 3 कंडीशंस फुलफिल हो। कंडीशन नंबर 1, इसके बारे में पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, इसको इनवॉइस वाइज वर्कआउट करना पड़ेगा। और कंडीशन नंबर 3, रेसिपिएंट ने अपने इनवर्ड लेग पे प्रोपोर्शन राइट से रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इस डिस्काउंट के बारे में पहले से कोई भी प्रायर एग्रीमेंट या प्रायर अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं। तो ये जो 5,000 रुपए का डिस्काउंट है, ये माइनस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। और जब ये माइनस करना अलाउ नहीं किया जाएगा तो आपकी सप्लाई की वैल्यू कितनी रहेगी? आपकी सप्लाई की वैल्यू मेरे पास 5,10,000 रुपए आएगी। ठीक है जी। इसके बाद एक जीएसटी की केस स्टडी और है, उस केस स्टडी को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनकम टैक्स वाले एमसीक्यूज देखेंगे। तो केस सिनेरियो 4, Messrs. Veena and Company of Jabalpur, they were registered under GST under composition scheme. याद रखिएगा, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है? तो ये जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। Outward supply of the firm for the month of July 2023 was rupees 10 lakhs, out of which rupees 2 lakh was supply of services. In the preceding financial year, the firm was doing trading of taxable goods only. Turnover of the concern for the preceding financial year was 100 lakhs. अगर आप सेक्शन 10(1) एंड 10(2) की कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं तो आप मिक्स सप्लायर हो सकते हैं, लेकिन आपके सर्विसेज की जो सप्लाई है ना, वो आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसका 10% या 5 लाख, विचएवर इज हायर, इस रेंज के अंदर अंदर होने चाहिए। आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो 100 लाख है, तो आप इस साल 10 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका इस साल, इस महीने का जो टर्नओवर है वो 10 लाख है, जिसमें सर्विस की वैल्यू 2 लाख है, तो मतलब 8 लाख गुड्स की वैल्यू है। 10 लाख आपके गुड्स, 10 लाख में से 8 लाख गुड्स की वैल्यू है और 2 लाख आपके सर्विसेज की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पूरे साल में सर्विसेज अप टू 10 लाख चल सकती है। अब इसी से आपका पहला क्वेश्चन डिराइव हो रहा है, और पहला क्वेश्चन ये है, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वीना एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 इज रुपीज डैश ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये वर्ड मेरे लिए बड़ा क्रिटिकल है, ईच। कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1) एंड 10(2) में हम क्या कहते हैं, 10(1) एंड 10(2) की स्कीम में अगर आप रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको टैक्स देना होता है एट द रेट ऑफ 5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको टैक्स देना रहता है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर उस केस में आपको टैक्स देना रहता है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। अब यहाँ पे सारा ही टर्नओवर टैक्सेबल लग रहा है तो आपको 1% का टैक्स देना, और ये 1% का जो टैक्स होता है ना, वो टोटल टैक्स होता है। इट इज कंप्राइजिंग ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ। तो आपका इस महीने का टर्नओवर 10 लाख है, 10 लाख का 1% इज रुपीज 10,000। इस 10,000 में आपका सीजीएसटी 5,000 आएगा और आपका एसजीएसटी भी जो है वो एसजीएसटी भी 5,000 रुपए आएगा। ठीक है जी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो 5,000 रुपीज आएंगे। क्वेश्चन में ना ईच वर्ड आया है तो आंसर 10,000 नहीं आएगा, आंसर 5,000 आएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट वाज द टोटल जीएसटी लाइबिलिटी, द आंसर वुड हैव बीन 10,000, बट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच, द आंसर विल बी 5,000। आगे देखते हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड एमसीक्यू है वो सेकंड एमसीक्यू इस डेटा से रिलेट करता है, और यहाँ पे बात की जाती है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को लेके। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस को लेके आप लोगों ने क्या लॉ पढ़ा हुआ है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस को लेके आप लोगों ने ये लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन है, सर्विसेज पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, तो ट्रांजैक्शन सेक्शन 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई मानी जाएगी, चाहे उसमें बिजनेस पर्पस हो या ट्रांजैक्शन पर्सनल पर्पस के लिए हो। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है तो बात 7(1)(c) और शेड्यूल 1 तक जाती है। इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ है, बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पोर्शन में भी इसको हम देखेंगे। 7(1)(c) शेड्यूल 1 क्या कहता है? 7(1)(c) और शेड्यूल 1 ये कहता है कि ट्रांजैक्शन आपके लिए सप्लाई तभी मानी जाएगी अगर ट्रांजैक्शन किसी रिलेटेड पर्सन के साथ कैरी आउट की जाए। द ट्रांजैक्शन इज कैरी आउट विद अ रिलेटेड पर्सन। कंसिडरेशन नहीं है बट स्टिल इंपोर्टेशन और सर्विसेज को सप्लाई माना जा सकता है द ट्रांजैक्शन इज कैरीड आउट विद अ रिलेटेड पर्सन। अब आप ये देखिएगा, आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर विनोद, अ पार्टनर ऑफ द फर्म, who resides in France for rupees 1 lakh. A said service was paid. फ्री की सर्विस नहीं थी, पेड थी, बट नॉट यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बात ऐसी है, अच्छा ये जो टिक है टिक मेरे नहीं लगाए हुए हैं, ये जो बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा था ये उसकी खुद की नोटिंग्स हैं। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन है और बिजनेस एलिमेंट नहीं है। आप पार्टनर से रिसीव कर रहे हो, फर्म के लिए पार्टनर रिलेटेड पर्सन है, बट यहाँ पे रिलेटेड है या नहीं वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता।
एज लॉन्ग एज ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन है, इंडिया के बाहर से आप इंडिया में सर्विसेज को कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन 7(1)(b) के हिसाब से आपके लिए सप्लाई मानी जाएगी, चाहे ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़ी हुई हो या ना हो, तो ये आपके लिए सप्लाई मानी जाएगी। अगला पॉइंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर लाल, अ renowned lawyer in Sweden who was an ex-employee of the firm. Ex-employee. The value of this said service was 3 lakh, even though it was used in the furtherance of business, no consideration was paid by the firm. कंसिडरेशन तो यहाँ पे नहीं है, बिजनेस एलिमेंट है। ये ट्रांजैक्शन 7(1)(b)(c) के हिसाब से सप्लाई तब मानी जा सकती है जब ट्रांजैक्शन एक रिलेटेड पर्सन के साथ एग्जीक्यूट हुई हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो है वो रिलेटेड माने जाते हैं, बट यहाँ पे जो मिस्टर लाल है ना, वो एक्स एम्प्लॉई है, आज नहीं है, पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे, तो यहाँ पे पर्सन ना रिलेटेड पर्सन नहीं है। और क्योंकि ये पर्सन रिलेटेड पर्सन नहीं माना जाएगा, तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई आपके लिए नहीं मानी जाएगी। विदाउट कंसिडरेशन बिजनेस के लिए मिली हुई इंपोर्टेशन और सर्विसेज वाली ट्रांजैक्शन को सप्लाई तब मानते हैं इफ द ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट या इफ द सर्विसेज आर रिसीव फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, और यहाँ पे रिलेटेड पर्सन वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा बिकॉज जो पर्सन है वो एक्स एम्प्लॉय है। तो फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन जो है वो मेरे लिए सप्लाई मानी जाएगी, दूसरे वाली जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई मेरे लिए नहीं मानी जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा कि आपके लिए सप्लाई क्या है क्या नहीं है, इंपोर्ट और सर्विस सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, तो आंसर इसका 1 लाख आएगा। अगली चीज, aggregate turnover of the firm crossed the limit of rupees 150 lakhs on 25th September 2023, from which date the firm was liable to pay tax under regular scheme। आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, तभी मेरी बात 10(1) एंड 10(2) वाली बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि 10(1) एंड 10(2) में आप 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर पे कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड एमसीक्यू जो है इस केस स्टडी पे वो क्या है, Veena and company will be eligible to claim. Veena and company will be eligible to claim ITC on inputs and capital goods as on। तो जी बात ऐसी है, आप 25 सितंबर 2023 को कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में चले गए हो और इस दिन से आप नॉर्मली टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो गए हो। इससे एक दिन पहले देखते हैं, वन डे बिफोर जो है हम अपने इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की जो है वो हम क्वांटिटी चेक करते हैं, जिसमें हम आईटीसी ले सकते हैं सेक्शन 18 के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 24 सितंबर 2023। तो आई विल से जीएसटी के एमसीक्यूज तो बहुत ही इजी और बहुत आसानी से आप टेकअप कर सकते हैं। जीएसटी के एमसीक्यूज में तो किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आपको होनी ही नहीं चाहिए। अब आते हैं हमारे इनकम टैक्स के एमसीक्यूज पे। तो इनकम टैक्स में केस सिनारियो 2 है, केस सिनारियो 3 है और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अलग से हैं। तो केस सिनारियो 2 पे आते हैं। मिस्टर प्रेरणा is having a residential house property in Nagpur, of which 1/3 is self-occupied and 2/3 is let out for commercial purposes at a monthly rent of rupees 12,000। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का 1/3 पोर्शन जो है वो 1/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 2/3 पोर्शन जो है वो लेट आउट है। फेयर रेंट फॉर लेट आउट पोर्शन ओनली, ये फेयर रेंट सिर्फ लेट आउट पोर्शन का है, इट वॉज 30,000 पर मंथ and municipal value for the property was rupees 2,40,000 and standard rent under the rent control act was rupees 3,00,000 for the entire property। तो जी यहाँ पे देखने वाली बात ये है, फेयर रेंट 30,000 पर मंथ ये सिर्फ और सिर्फ लेट आउट पोर्शन का है और आपका म्यूनिसिपल रेंट 2,40,000 जो है वो आपके टोटल प्रॉपर्टी का है और आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट 3,00,000 वो भी आपकी टोटल प्रॉपर्टी का है, इट इज ऑल्सो फॉर द टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। Municipal taxes are 10% of municipal valuation and they are paid by her on 30th July 2023। 30 जुलाई 2023 को आपने ये म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, मतलब साल के दौरान पे हो गया है। She took a loan of rupees 45 lakh for the construction of this house from a scheduled bank on 1st April 2021। She repaid the entire loan along with interest on 30th June 2023। The interest rate for this loan was 10% per annum। The construction was completed on 30th June 2022। तो आपने लोन तो 1 अप्रैल 2021 को ले लिया था, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन 30 जून 2022 को कंप्लीट हुआ है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, मतलब यहाँ पे प्रायर पीरियड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और प्रायर पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेके आपका 31 मार्च 2022 तक चलेगा। She earns other income of rupees 2 lakh during previous year 23-24। ये लाइन बड़ी क्रिटिकल है जी। She wishes to opt for default tax regime। ये सेक्शन 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स देना चाहती हैं
और 115 बीएससी में आप जाते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 24 बी का बेनिफिट लेना अलाउड नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 बी में इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड नहीं होता अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा 115 बीएससी में चले गए हो। Based on the above information, answer multiple choice question number 6 to 8. The NAV of the house property for assessment year 24-25 is net annual value पूछी जा रही है। तो एक चीज देखिएगा जी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो कुछ होएगी नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो एनएवी नील आएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे जीएवी नील, म्यूनिसिपल टैक्सेस नील, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो नील। लेट आउट पोर्शन की आपको निकालनी है। अब लेट आउट पोर्शन के रिस्पेक्ट में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको फेयर रेंट जो है 30,000 पर मंथ वो तो लेट आउट पोर्शन का दे रखा है, बट म्यूनिसिपल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट आपको पूरी प्रॉपर्टी का दे रखा है। तो लेट आउट पोर्शन के सारे पर्टिकुलर्स को देखते हैं। फेयर रेंट ये आपका आएगा 3,60,000 पर एनम। उसके बाद आपका म्यूनिसिपल रेंट जो है वो आएगा 1,60,000 पर एनम। ये मैंने कैसे निकाला है, 2.4 लाख को मैंने इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 किया, बिकॉज 2/3 पोर्शन मेरा लेट आउट है। और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो स्टैंडर्ड रेंट मेरा 2 लाख पर एनम आएगा। 2 लाख पर एनम क्यों, क्योंकि 3 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप कहेंगे जी फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर 360, और फिर आप कहेंगे 360 और 2 लाख विच एवर इज लोअर। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा ना, वो एक्सपेक्टेड रेंट मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, तो वो एक्सपेक्टेड रेंट मेरे पास यहाँ पे 2 लाख पर एनम आएगा। तो जो आपका लेट आउट पोर्शन है ना, उस लेट आउट पोर्शन का मेरे पास एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख आएगा। और आपने ये प्रॉपर्टी कितने पे लेट आउट की है, तो आपने ये प्रॉपर्टी 12,000 पर मंथ पे लेट आउट की है। तो आपका रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल क्या है, आपका रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 12,000 है। तो 12,000 इंटू 12 ये कितना आ जाएगा, 1,44,000। जीएवी आप इन दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज हायर, तो जीएवी मेरे पास आएगी 2 लाख। रही बात म्यूनिसिपल टैक्सेस की, तो लेट आउट पोर्शन के म्यूनिसिपल टैक्स कितने, 2.4 लाख इंटू 10% इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 2.4 लाख इंटू 10%, 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 2,40,000 तो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। लेट आउट पोर्शन 2/3 आएगा इसमें से, तो ये 16,000 रुपीज आएगा। तो 2 लाख की जीएवी में से अगर आप 16,000 का म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आपकी एनएवी लेट आउट पोर्शन की जो है वो 1,84,000 आएगी। 1,84,000। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 शैल बी। तो लोन आपने 1 अप्रैल 2021 से उठाया था और आपने 30 जून 2022 को कंस्ट्रक्शन किया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लोन उठाया, कंस्ट्रक्शन 22-23 में कंप्लीट हुआ, तो 21-22 के एंड तक आपका जो है वो इंटरेस्ट चलेगा, प्रायर पीरियड। तो इफ आई टॉक अबाउट प्रायर पीरियड की मैं बात करूं, तो प्रायर पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आएगा। और ये मेरे पास कितना आएगा, तो ये मेरे पास आएगा 45 lakhs इंटू 10% इंटू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगा 4.5 लाख। इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, तो इसकी 90,000 की 5 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। ये सारा एक साथ नहीं माइनस होता है, इट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 90,000 इंटू 5 जो है वो आपके पास अमाउंट आएगा। अगली चीज, ये तो प्रायर पीरियड है। कौन कौन से साल तक अलाउ किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, 23, 24, 25, 26, 27। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक ये चलेगा अपना। इसके बाद बात करते हैं करंट पीरियड की। तो करंट पीरियड में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान 30 जून 2023 को तो अपना सारा का सारा लोन रीपे कर दिया था। तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक का आप पे इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो हम कहेंगे जी 45 लाख का लोन है, इंटू में 10% की इंटरेस्ट है, इंटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। तो ये आपके पास आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,12,500। दोबारा चेक कर लें, 450 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, बिल्कुल 1,12,500 ये आपके पास आ जाएगा। अब एक चीज सुनिएगा, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट
प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की 1/5 इंस्टॉलमेंट प्लस करंट पीरियड इंटरेस्ट, मेरा कुल मिला के कितना आया? ये मेरे पास आया 90,000 प्लस 1,12,500, 2,02,500। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है। कैसे? ये 2,02,500 जो है वो पूरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है। 1/3 पोर्शन मेरा लेट आउट है एंड 2/3 पोर्शन मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो 2,02,500 को अगर मैं 1:3 के रेशियो में बांटूं तो नहीं, गलती उल्टा लिख दिया मैंने। 1/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 2/3 पोर्शन जो है वो लेट आउट है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए आपका 67,500 का इंटरेस्ट है और लेट आउट एरिया के लिए आपका इंटरेस्ट 1,35,000। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करने को ऑप्ट कर रहे हैं, इस वजह से 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए इंटरेस्ट माइनस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करते तो 24B अलाउ कर दिया जाता, बट क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहे हैं तो दैट इज वाई इनको 24B जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। लेट आउट पोर्शन के लिए 1,35,000 अलाउ कर दिया जाएगा। द आंसर शुड बी 1,35,000। 90,000 का आपका प्रायर पीरियड इंटरेस्ट और इसके बाद आपका 1,12,500 का आपका करंट पीरियड इंटरेस्ट, वो टोटल मिलाएंगे तो आपका 2,02,500 है। इसका 2/3 आपको अलाउ कर दिया जाएगा लेट आउट पोर्शन के लिए, 1/3 अलाउ नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन पॉइंट और था क्वेश्चन में, कंप्यूटर टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, टोटल इनकम निकालिए। तो जी बेटा बात ऐसे है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के रिस्पेक्ट में तो कोई भी इनकम आएगी ही नहीं। लेट आउट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात करें तो लेट आउट प्रॉपर्टी की एनएवी हम निकाल चुके थे, एनएवी 1,84,000 थी। इसमें से 24A माइनस करते हैं 30% ऑफ एनएवी, तो 1,84,000 का 30% हमारे पास आता है 55,200 और इसमें से 24B माइनस करेंगे तो 24B मेरे पास कितना अभी निकाला था 1,35,000। इन सबको माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी से 6,200 का हाउस प्रॉपर्टी लॉस है। आई हैव हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ रुपीज 6,200। 6,200 का हाउस प्रॉपर्टी का मेरे पास लॉस है। शी अर्न्स अदर इनकम, शी अर्न्स अदर इनकम ऑफ रुपीज 2 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। इनकी जो बाकी कमाई है, इनकी जो बाकी कमाई है वो अदर इनकम 2 लाख रुपीस की है। सर हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी एडजस्टेड एज पर सेक्शन 71 अप टू रुपीज 2 लाख अगेंस्ट अदर इनकम अदर देन कैशुअल इनकम। आप में से ना शायद कुछ लोग ये आंसर टिक करके आए होंगे 1,93,800। लेकिन एक चीज देखिएगा, मैंने बोला था थोड़ा सा कुछ ट्रिकी पोर्शंस भी हैं। तो हमारे पास अगर आप सेक्शन 115 बीएससी को याद करें तो जहां पे पर्सन सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट करता है वहां पे उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती है। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल ऑन हिम एंड उनमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये आती है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस का इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है वो इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउ नहीं किया जाता। while computing total income, set off of any loss under the house property with any other head of income would not be allowed। नहीं अलाउ किया जाता। इस साल तो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, 71 में कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था ना, वो आंसर आपका 2 लाख ही आना चाहिए था, बिकॉज परसेंट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सेक्शन 115 बीएससी में आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस को बाकी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए जी केस सिनारियो 3 पे आते हैं। मिस्टर देसाई एजेड 52 ईयर्स इज एन इंडियन रेजिडेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लगी, मतलब गड़बड़ क्या, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देते तो ज्यादा बेटर था। देसाई को बोला गया इंडियन रेजिडेंट है। भाई रेजिडेंट तो आरओआर भी हो सकता है और रेजिडेंट तो एनओआर भी हो सकता है। और एनओआर के केस में 2 एक्सेप्शन आती है, बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया बट सेटअप इन इंडिया।
इससे थोड़ा-सा ना आंसर पे फ़र्क पड़ सकता था। लेकिन बात क्या है, एक चीज़ आपको हमेशा बताई गई है, अगर क्वेश्चन में पर्सन को सिर्फ रेज़िडेंट लिख के दे रखा हो, तो आपको उसे हमेशा आरओआर मानना है, आपको उसे एनओआर नहीं मानना है। तो जो मैं यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करूँगा ना, वो आंसर इस पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करूँगा कि पर्सन इंडिया में क्या है, आरओआर है। ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू यू रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24। Profit from the business carried out in Dubai, controlled from Dubai, rupees 13,10,000 received in a bank account in Dubai. अब अगर ये पर्सन आरओआर है तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, और अगर ये पर्सन एनओआर है तो फिर ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि एनओआर के केस में जो इनकम इंडिया के बाहर कमाई जाए और इंडिया के बाहर रिसीव करे वो टैक्सेबल ना हो। सर वो जो एक्सेप्शन होती है बिजनेस की प्रोफेशन, बेटा वो एक्सेप्शन भी यहाँ पे नहीं लगती है। वो एक्सेप्शन लगने के लिए बिजनेस इंडिया के बाहर होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल भी दुबई से है। तो मैंने बोला था कि मैं आंसर आरओआर के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करूंगा, तो मैं इस वाली इनकम को टैक्सेबल मानूंगा। लोन फ्रॉम अ बिजनेस, लॉस फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली। आपका दिल्ली में एक बिजनेस है, 4.5 लाख का वहां से लॉस है, तो आप आराम से 13,10,000 की इनकम के अगेंस्ट अपना 4.5 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 he has also played online games on a particular Indian website game.com. Game.com is a manufacturer of men's shirts. During the year, Mr. Desai won 6 such shirts. The cost to manufacture such shirts by Game.com is 3,000 per piece, and it sells these shirts at rupees 10,000 per piece, excluding GST at 18%. However, to play such games, Mr. Desai had to deposit a sum of rupees 50,000 with the website as a refundable deposit. ये तो आपको डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा, तो ये तो साइट को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जीता क्या है? आपने 6 शर्ट जीती है, और इनकी वैल्यूएशन कैसी होती है वो 194 आग में भी आपको प्रिंसिपल सिखाया हुआ है। अगर कोई चीज हम किसी से खरीद के देते हैं तो जितने में खरीदी है वो वैल्यू निकाली जाएगी, और कल को हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं तो जितने में हम ये जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं वो मेरे पास है। 3,000 की वैल्यू से मतलब नहीं है। कल को आप ऐसे से खरीदने जाते तो कितने की मिलती? 10,000 की मिलती। तो आपका फायदा कितने का हो गया है? आपका 60,000 रुपए का फायदा हो गया है। जीएसटी के अमाउंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सेम वैल्यूएशन का प्रिंसिपल 194 बी ए, ये 194 बी ए से आ रहा है ऑनलाइन गेम्स। तो 194 बी ए में भी यही कहानी है, और 194 आर में भी सेम ही कहानी है कि आप वैल्यूएशन कैसे बिठाएंगे अगर आपकी काइंड की चीज है तो। अगर किसी भी चीज को खरीद के देते हैं, जितने में खरीदा है वो मेरे लिए वैल्यू है, और अगर कल को आपने इसे मैन्युफैक्चर किया है तो जितने में आप जनरल पब्लिक को बेचते हैं वो वैल्यू है। जीएसटी के कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे आपकी 60,000 रुपीज की कैजुअल इनकम आ जाएगी। मूविंग अहेड, ऑन 23rd May 2023 he gifted listed equity shares in an Indian company to his son's daughter Miss Shania. सन को नहीं दिया है, सन की डॉटर को दिया है। मतलब यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट किया है। These shares were purchased by him on this date for rupees 65,000. The market value as on the date of transfer was 1 lakh. ये शेयर्स आपने 50,000 रुपए के बेचे हैं 31 मार्च 2024 को। तो बात ऐसी है जी, यहाँ पे जो पर्सन है उस पर्सन का नाम है मिस्टर देसाई। मिस्टर देसाई ने मिस्टर देसाई ने अपनी सन की जो डॉटर है, ग्रैंड चाइल्ड है, उसको असेट गिफ्ट किया है। यहाँ पे कल को क्लबिंग के प्रोविजंस आप लगाना भी चाहें तो वो मिस्टर देसाई के हाथ में आके नहीं क्लब होंगे, वो इस ग्रैंड चाइल्ड के जो बच्चे हैं, मतलब मिस्टर देसाई के जो सन है उनके हाथ में आके क्लब होंगे। एज पर सेक्शन 64(1) है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का देसाई के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, इन्होंने तो गिफ्ट दिया है। शनाया के हाथ में गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, बिकॉज उन्हें ये गिफ्ट अपने ग्रैंड फादर से मिला है, और इस गिफ्ट से बाद में जो भी कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस कुछ भी आ रहे हैं, उन कैपिटल लॉसेस या गेन्स की क्लबिंग जो है वो देसाई, मिस्टर देसाई के हाथ में नहीं, ग्रैंड चाइल्ड के फादर के हाथ में, मतलब जो मिस्टर देसाई के सन है उनके हाथ में आएंगे। He had taken a loan of rupees 25 lakh for the purchase of an electric vehicle for his personal purposes on 1st April 2022 from a scheduled bank. He paid rupees 5 lakh as interest on such loan during previous year 23-24. तो जी यहाँ पे बात आएगी सेक्शन 80 EB की। वहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने लोन को सैंक्शन करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, अगर आपने लोन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्सनल पर्पस के लिए ले रखा हो तो 80 भी समझ आता है। अगर कल को आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस पर्पस के लिए ले रखा हो तो जो आप परचेज के लिए लोन लोगे उस पे इंटरेस्ट जाएगा, वो इंटरेस्ट आप P&L अकाउंट में डेबिट कर लीजिएगा।
तो आपने 5 लाख का इंटरेस्ट पे किया है, आप 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 ईईबी। आगे, ही ऑप्ट्स टू बी गवर्न्ड बाय द डिफॉल्ट प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन रेजिम अंडर द एक्ट। मतलब जी ये चले गए सेक्शन 115 बीएससी में, और 115 बीएससी में 80 ईईबी अलाउ नहीं किया जाता। आगे देखते हैं क्या कहानी है। Based on the above information, answer multiple choice question number 9 to 11. What shall be the total income of Mr. Desai for assessment year 24-25? मिस्टर देसाई की असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से क्या टोटल इनकम होगी? तो जी बात ऐसी है, इस क्वेश्चन में आपने पर्सन को आरओआर माना है, इसी वजह से हम कहेंगे 13,10,000 जो है 13,10,000 13,10,000 दुबई के बिजनेस की इनकम है। इसके बाद 4,50,000 रुपए आपने दिल्ली के बिजनेस में लॉस इनकर किया है, तो ये तो आपके बिजनेस की कहानी है। इसके बाद आपकी कैजुअल इनकम आ रही है, और कैजुअल इनकम 60,000 रुपीज़ की आ रही है। यहाँ पे कोई भी फोर्थ पॉइंट में जो भी ट्रांजैक्शन के इम्प्लीकेशन है वो देसाई के हाथ में कुछ होने नहीं है, और क्योंकि देसाई जो है वो सेक्शन 115 बीएससी में जा रहे हैं, तो 115 बीएससी में जाएंगे तो इनको 80 ईबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो टोटल इनकम कितनी आएगी? 13,10,000 माइनस 4,50,000 प्लस 60,000, तो कुल मिला के मेरे पास जो इनकम आएगी वो 9,20,000 रुपीज़ आएगी। द इनकम विल बी रुपीज़ 9,20,000। 770 लिख के आए तो गलत हो जाएगा, 1.5 लाख का डिडक्शन नहीं देना है बिकॉज पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। Which of the following statement is correct in respect of deductions available to him under chapter 6A? तो यहाँ पे ना 80 ईईबी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर आप 115 बीएससी में बने हुए हैं तो आपको 80 ईईबी 1.5 लाख का नहीं मिलेगा, और कल को आप 115 बीएससी से 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं करते हैं तो आप 80 ईबी का बेनिफिट ले सकते हैं, और कितने का बेनिफिट ले सकते हैं? 1.5 लाख। He shall not be eligible for any deduction under chapter 6 irrespective of the tax regime opted by him। गलत है बात। He shall be eligible for a deduction of rupees 1,50,000 in respect of interest on loan irrespective of the tax regime opted by him। ये बात भी गलत है। He shall be eligible for a deduction of rupees 1,50,000 in respect of interest on loan only if he opts out of the default tax regime। और अगला है he shall be eligible for a deduction of 50,000 in respect of interest on loan only if he opts out of the default tax regime। ये बात है। तो आंसर 80 ईईबी का 1.5 लाख है, तो आपकी सी बात सही होगी, डी बात आपकी सही नहीं होगी। लास्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय game.com इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विनिंग बाय मिस्टर देसाई? तो यहाँ पे आपका लगेगा सेक्शन 194 बीए, और 194 बीए में जो आपकी 60,000 रुपए की कैजुअल इनकम है उस पर 30% का आपका टीडीएस लगेगा। तो आपका टीडीएस आएगा game.com नीड्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 18,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये 2 एमसीक्यूज और हैं। ड्यूरिंग द ईयर 23-24, मिसेस कालिया, aged 65 years, received rupees 10,50,000 as family pension. She had to spend rupees 26,000 to get such income towards documentation and processing charges. She does not have any other income, assuming she opts for default tax regime। Default tax regime में जा रही है। What will be her total income? टिल प्रीवियस ईयर 22-23 अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहते थे तो आप फैमिली पेंशन में जो सेक्शन 57 का बेनिफिट मिलता था वो आप नहीं ले सकते थे, लेकिन प्रीवियस ईयर 23-24 से जब से सेक्शन 115 बीएससी को डिफॉल्ट रेजिम बनाया गया है, आप फैमिली पेंशन के लिए जो सेक्शन 57 डिडक्शन है वो ले सकते हैं। तो आपको फैमिली पेंशन मिली कितनी है? 10,50,000। और इसके बाद इसमें से आपको सेक्शन 57 में डिडक्शन कितना अलाउ किया जाएगा? तो 57 में डिडक्शन अलाउ किया जाएगा 10,50,000 का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, इतना डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। तो 10,50,000 का मेरे पास 1/3 आता है 350, बट 15,000 मैक्सिमम है, तो 15,000 हम माइनस कर लिए। और जब इसके लिए सेक्शन 57 में एक स्पेसिफिक डिडक्शन अवेलेबल है तो आपको जनरल डिडक्शन नहीं मिलेगी। आइडियली हम ये कहते हैं अदर सोर्सेज के अंदर आपकी जो इनकम होती है उस इनकम को कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया वो आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इनकम्स है जिनके लिए स्पेसिफिक डिडक्शन दे रखा होता है, जैसे फैमिली पेंशन है। एक आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन बाय द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी, तो वहाँ पे 50% का आपके पास बेनिफिट आता है। डिविडेंड इनकम आती है जहाँ पे 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड जो है
अगर आपका इंटरेस्ट आपका इंकर हो रखा है तो वो अप टू 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड माइनस हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सेक्शन 57 में स्पेसिफिक लॉ अवेलेबल है तो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस मेरे लिए मैटर नहीं करते। 10-50 में से आप 15,000 को हटाएंगे एंड आपका आंसर विल बी रुपीज 10,35,000। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, Mr. Sundaram owns 2 residential house properties in Chennai, one of which is used by him and his family for their residential purpose. House 1, self-occupied. Both the houses are exactly identical and their expected rent या municipal value are also the same. ठीक है जी, हाउस 2 जो है वो लेट आउट है रुपीज 1,15,000 per month. He took 2 similar loans for the purchase of these 2 houses on 1st April 2022. The stamp duty value of these houses is rupees 30 lakhs each. During financial year 23-24, he paid rupees 4 lakh as interest for each of the houses. He does not have any other income or investment during the year. He did not file his return of income. He did not file his return of income within the due date under section 139(1). What shall be his total income chargeable to tax? देखिए बात ऐसी है, यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम क्या बात कहेंगे, तो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम बात ये कहेंगे कि आपका जो हाउस 1 है, हाउस 1 की आपकी जो जीएवी है निल, म्यूनिसिपल टैक्सेस निल, एनएवी निल, 24A निल। यहाँ पे जीएवी कितनी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फेयर एंड म्यूनिसिपल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल शैल बी टेकन एज जीएवी। 1,15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है 13,80,000। इसमें से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स जो हमें दे ही नहीं रखे। एनएवी मेरे पास आता है 13,80,000। सेक्शन 24A में आप डिडक्शन लेंगे और 24A में आप डिडक्शन कितना लेंगे, 30% का, जो आएगा 4,14,000। फिर बारी आती है 24B की। अब एक चीज सुनना, क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली ये नहीं बता रखा कि पर्सन जो है वो ओल्ड रिजीम में है या न्यू रिजीम में है, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है या 115 BSE से ऑप्ट आउट किया हुआ है। और ये चीज मेरे लिए बड़ी क्रिटिकल है। यहाँ पे ना दोनों घर का 4-4 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। लेट आउट प्रॉपर्टी का तो 4 लाख का इंटरेस्ट आराम से माइनस हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 13,80,000 में आप ये 4 लाख माइनस कर लेंगे तो आपकी 5,66,000 की टोटल इनकम आ जाए, इसकी हाउस प्रॉपर्टी 2 की लेट आउट की इनकम की इनका आ जाएगी। लेकिन बात करें हाउस प्रॉपर्टी 1 के रिस्पेक्ट में, आप 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 115 BSE से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है ही डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अपने रिटर्न भर दिया, उसने बता दिया हो कि मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। जब आपने ड्यू डेट तक अपने रिटर्न भरी ही नहीं है तो आपका असेसमेंट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से ही होगा, और जब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से होगा तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो माइनस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। अगर आपने रिटर्न टाइम पे भर दी होती है और आप 115 BSE से ऑप्ट आउट करते तो 2 लाख माइनस कर सकते थे। तो यहाँ पे ना राइट आंसर विल बी रुपीज 5,66,000। एक और चीज, यहाँ पे डिडक्शन का कोई भी रोल नहीं है। नंबर 1 पर्सन एक तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है, दूसरा एक आपके पास डिडक्शन जो आती भी है ना वो 80 EEA में तब आती है जब आपका लोन सैंक्शन होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में, और यहाँ पे आपने जो घर खरीदे हैं वो घर खरीदे हैं 1 अप्रैल 2022 को लोन के थ्रू, तो ये भी आपका बाद में है। तो यहाँ पे 80 EEA का कोई रेलेवेंस नहीं है, आंसर आपका 5,66,000 है। इस बार जैसे हमारे पास जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है उसमें काफी अच्छा फोकस किया हुआ है सब्जेक्टिव पेपर में भी और साथ के साथ एमसीक्यूज में भी। तो गुड टू सी दैट कि जो चीज आज की डेट में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दीज वर दी सॉल्यूशंस। आई होप मैंने जितने भी आंसर्स बताए हो वो ठीक हो, कहीं पे मेरे से कोई मिस्टेक ना हुई हो, मुझे लगता तो यही है, क्योंकि आज की डेट में बड़ी दिक्कत चल रही है उस चीज को लेके भी। सो इस वाले सेशन के अंदर हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। एक और सेशन लेके आएंगे और उसके अंदर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है एग्जाम का उसको देखते हैं। अभी इस सेशन के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टिल आई कम टू यू, गेट बैक टू यू विद द सेकंड सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।